नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसके 4 से 5 वीडियोज़ आ चुके हैं। ये आपका उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, हम 25 करके इस सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट में आपके 100 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम उसको 25-25 करके कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं तो वीडियोज़ बहुत बड़े हो जाते हैं और आप लोग भी देखने में और नोट्स बनाने में परेशान होते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? ठीक है, जनरीतियां, परंपराएं, राज्य या सामाजिक भय। आपसे पूछ रहा है इनमें से क्या है सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? तो देखिए इसमें जो आपकी क्या है, राज्य है। ठीक है, राज्य क्या है आपका सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है। ठीक, देखिए जैसे कि पुलिस, न्यायालय, जेल एवं कानून के द्वारा क्या है जो राज्य है वो अपने भू क्षेत्र में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है और समाज विरोधी तत्वों एवं अपराधियों पर अंकुश रखता है और उन्हें दंडित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? विसरणवादी, उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी या उपर्युक्त सभी। आपसे पूछ रहे हैं कौन सा जो समुदाय है वो सामाजिक डार्विनवाद का विश्वास करता है। ठीक है, तो इसमें जो उद्विकासवादी हैं, आप सभी ने सुना होगा डार्विन का उद्विकासवाद। ठीक है, तो ये आप उस लॉजिक से भी सही कर सकते थे कि जो उस उद्विकासवादी समूह है ये सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करता है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए समाजशास्त्र में क्या है, जो हर्बर्ट स्पेंसर है ना, इनको भी डार्विनवाद ये उद्विकासवाद का क्या कहा जाता है, फॉलोवर कहा जाता है। और एक चीज़ और, जो हर्बर्ट स्पेंसर है इनको क्या कहा जाता है, इनको चार्ल्स डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है। ठीक है, बहुत फेमस और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। डार्विन का बुलडॉग किसे कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? ठीक है, अवरोधक नहीं है पूछ रहा है। आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ या जड़ता। तो इसमें से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, जो आपकी आर्थिक प्रतिस्पर्धा है ये सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, बल्कि क्या है, इससे आर्थिक प्रतिस्पर्धा से सामाजिक परिवर्तन को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट देखिए, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? विकास का, आधुनिकता का, प्रगति का या उद्विकास का? तो किसका अवधारणा किसका प्रभुत्व था? तो ये था आपका ऑप्शन डी, उद्विकासवाद का। ठीक है, देखिए 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में उद्विकास की जो अवधारणा थी इसका प्रभुत्व था। और परिवर्तन की वह प्रक्रिया उद्विकास के नाम से जानी जाती है जिसमें प्रत्येक परवर्ती अवस्था का पूर्ववर्ती अवस्था से संबंध आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए जैसे क्या है कि एक स्टेज आई, उसके बाद दूसरी तीसरी स्टेज आई, लेकिन जो हर स्टेज है वो अपनी जो पिछली वाली स्टेज है उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है, यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो इसका ऑप्शन सी है ना, इसमें अनेक बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, यही क्या है, ग्लोब्यूमिन का ये क्या है, यूज है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट देखिए, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? ए, वमन नहीं करना चाहिए तथा चने के पानी, अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। नेक्स्ट, वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए। सी, केवल घी पिलाना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी, अंडे की सफेदी पिलानी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों ही क्या है, ये जो विष है ये विष कष्टकारक और घातक होते हैं, इसके प्रभाव के निराकरण के लिए
कुछ औषधियाँ और उपयुक्त उपचार उपयुक्त होते हैं, इन्हें विष प्रतिकारक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? सेवक, सामंत, सामंजस्य या मालिक? जो आपका फेमुलस वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, आपसे पूछ रहा है। तो ये जो फेमुलस है, इसका आपका मतलब होता है सेवक, ठीक है। तो इसका आपका मतलब क्या होता है? ए सेवक या सर्वेंट। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर्विवाह या उपयुक्त उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? अंतर्विवाह, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए जब ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? आपसे पूछ रहा है वो कौन सा स्टेज है जिसमें जो साधन है उनकी मांग बढ़ जाती है? प्रारंभिक अवस्था में, विस्तार अवस्था में, संकुचित अवस्था में या सेवा निवृत्त अवस्था में? देखिए, तो जो आपका ऑप्शन है बी, जो आपकी विस्तार अवस्था है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपकी संसाधनों की मांग बढ़ जाती है, ठीक। देखिए ये वही समय है, कौन सा? 25 से 50 वाला। नेक्स्ट देखिए, यह किसका कथन है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। किसने कहा ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सीवी रमन ने, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने या एमपी सिन्हा ने? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। देख रहे हैं बड़े बड़े लोग भी स्टेटमेंट देकर गए हैं इस तरह के। नेक्स्ट देखिए, विवाह अधिनियम वर्ष में, किस वर्ष में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि किस अधिनियम में जो कन्या है, जो बालिका है, उसकी उम्र जो है वो 18 वर्ष रखी गई थी? 1929 में, 1947 में, 1976 में या 1955 में? तो कब रखी गई थी? ये रखी गई थी आपकी 1955 में, ठीक है। तो जो हिंदू विवाह अधिनियम है ये 95 से रिलेट करिएगा इसको। और इसके साथ ही देखिए क्या और जो मतलब लड़कियों की तो 18 कर दी गई थी, लेकिन जो लड़के हैं उनकी कितनी कर की गई थी? 21, यानी कि 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है? आपसे पूछ रहा है जो आपके छोटे परिवार हैं, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उनका एक लाभ कौन सा नहीं है? उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत विकास का अवसर, सामाजिक सुरक्षा या आत्मनिर्भरता? देखिए ये भी एक क्या है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि भाई जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उनका जो लिविंग स्टाइल है वो अच्छा खासा हाई होता है, ठीक है, और जो उनमें जो पर्सनल ग्रोथ है उसके भी बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस भी होती है, लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी है ना वो बहुत कम होती है। आपने बहुत सारी फैमिलीज देखी होंगी जिनमें जिसमें मदर और फादर दोनों क्या है, वर्किंग है, और जो बच्चा है वो एक मेड के सहारे पूरा दिन घर पे रहता है, तो उसकी सिक्योरिटी का इशू तो है ही है ना। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियर फैमिलीज का एक ड्रॉबैक है, क्या कि जो एकाकी परिवार का लाभ नहीं है वो कौन सा है? सामाजिक सुरक्षा, यानी कि सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखिए, उस परिवार का नाम बताएं जिसकी कमी उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी? कौन सी विटामिन है? तो आप सभी को पता होगा कि जो विटामिन के है ये क्या है, ये रक्त का जो खून का थक्का बनाने के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है, ठीक है। और इसकी कमी से, अगर इसकी कमी हो जाए तो जहाँ जिस जगह पे आपके चोट या कट लगा है वहाँ पर रक्त का थक्का जल्दी नहीं बन पाता है और अधिक खून बहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन के। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनित स्रोत है, जलजनित रोग है? हैजा, रेबीज, निमोनिया या कुष्ठ रोग? तो इनमें से कौन सा है? इनमें से देखिए कौन सा? हैजा। हैजा क्या है? तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण है, और ये क्या है? एक जलजनित रोग है जो किससे फैलता है? पानी से फैलता है। नेक्स्ट,
बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? डी रदरफोर्ड, लुई पॉस्चर, एडवर्ड जेनर या जेम्स चैडविक? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है, वन लाइनर में आपने बहुत बार सुना होगा। किसने किया था इसके टीके का आविष्कार? तो इसके टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, किसके? बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के। नेक्स्ट देखिए, और देखिए जो रदरफोर्ड है इन्होंने किसका आविष्कार, इनका क्या है, इन्होंने परमाणु विखंडन का आविष्कार किया था, मतलब या खोज की थी। और ठीक है, लुई पॉस्चर है, इन्होंने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। और जो जेम्स चैडविक है, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, मच्छर के काटने से, प्रोटोजोआ से या विषाणु से? हेपेटाइटिस ए पूछ रहा है आपसे। तो जो हेपेटाइटिस ए है ये किसके कारण होता है? ये आपका होता है विषाणु के कारण, यानी कि वायरस के कारण। देखिए, और हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस शब्द लीवर की किसी भी तरह की सूजन को संदर्भित करता है। यह हेपेटाइटिस वायरस के रूप में जाना जाता है, जिसमें इस वायरस के विभिन्न प्रकार ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं। ए, बी, सी, डी और ई क्या है? हेपेटाइटिस के वायरस के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? 2 से 3 सप्ताह पर, 8 से 10 सप्ताह पर, 16 से 18 सप्ताह पर या 10 से 12 सप्ताह पर? कब सुना जा सकता है? तो ये सुना जा सकता है आपका, देखिए बुक में इसका ऑप्शन बी है, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा। 10 से 12 सप्ताह पर शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को सुना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की सामान्य गर्भावधि क्या होती है? ये आपको आपने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। ये कितनी होती है? 280 दिन की होती है। देखिए, अन्य जो जानवर है उनकी क्या होती है? बिल्ली की होती है 64 दिन, गाय की होती है 286 दिन यानी कि 286 डेज, कुत्ते की होती है 61 दिन, हाथी की होती है 617 दिन 617 डेज, और हाथी जो अफ्रीकन हाथी है उसकी कितनी होती है? 645 दिन। नेक्स्ट देखिए, एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है? झिल्लियों का फट जाना, गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है, संकुचन नियमित होते हैं, स्पष्ट योनि द्रव बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है? आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका जो गर्भाशय ग्रीवा है वो पूरी तरह से फैली हुई होती है। किसमें? सेकेंड स्टेज पे, दूसरे चरण में। नेक्स्ट देखिए, एक क्रिया जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से गुजर जाती हैं और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में ओर छोर तक पड़ी रहती हैं, वो क्या कहलाता है? अवखंडित प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रिविया, प्लेसेंटा एक्विटा या वासा प्रिविया? क्या कहलाता है वो? ये कहलाता है आपका ऑप्शन डी, वासा प्रिविया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? योनि कैनाल की लंबाई, योनि की दीवारों का पतला होना, योनि स्नेहक में कमी या मूत्र असंयम? ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? इसमें है आपका ऑप्शन बी, योनि की दीवारों का पतला होना। नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गर्भावस्था के फलस्वरूप उच्च रक्तचाप, प्री एक्लम्प्सिया या हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम या गर्भपात? तो इसमें क्या है? इसमें आपका कहा जाता है ऑप्शन सी, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वचीय मार्ग में दिया जाता है? बीसीजी, जापानीज इंसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस बी या खसरा? तो इनमें से कौन सा है जो त्वचीय मार्ग में दिया जाता है? वो है आपका बीसीजी का टीका। ठीक है, जो आपका बीसीजी का टीका है ये और आपकी जो स्किन वाला वो होता है उस पर लगाया जाता है। देखिए, फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है, क्या है? जो फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है इसकी जो फर्स्ट स्टेज है ये क्या है? एनल अवस्था, फेलिक अवस्था, जेनाइटल अवस्था या ओरल अवस्था? तो ये क्या है? ये है आपकी ऑप्शन डी,
ओरल अवस्था। नेक्स्ट देखिए, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो कौन सा है? कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? वो जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, एरिक्सन या पावलोव। तो वो कौन से हैं? वो है आपके जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे ने मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे। इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए और इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए और इस सीरीज़ को कंप्लीट 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।